तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बीए पार्ट 3 की परीक्षाएं अब चालू होने वाली है और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का ये वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो ये देखिए, बीए पार्ट 3 जो किसी भी यूनिवर्सिटी अगर राजस्थान में आप पढ़ते हैं तो ये सिलेबस सेम है, आपको पता है, और आपको 50% ही पेपर को अटेंड करना है। तो इसलिए मैं आपको केवल शॉर्ट लाइनर जो क्वेश्चन है वही लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि 1.5 घंटे में आप केवल शॉर्ट लाइनर क्वेश्चन ही कर सकते हैं। निम्नात्मक प्रश्न आपसे नहीं हो पाएंगे, किसी से भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट लाइनर क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें और उनको याद कर लें, और 50% ही आपको पेपर अटेंड करना है। ध्यान रहे, यही फैसला आया है कॉलेज के जो प्रशासन है उसकी तरफ से। तो चलिए आज की तरफ से जो पहला सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए अरस्तु द्वारा किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया। तो अध्ययन करने के लिए जो अरस्तु ने जो नई पद्धति विकसित की उसका नाम है, अरस्तु ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए अनुभव मूलक पद्धति को बढ़ावा दिया और इसके साथ तुलनात्मक पद्धति को भी मिला दिया। अनुभव मूलक और तुलनात्मक पद्धति, ये दो पद्धतियाँ अरस्तु के द्वारा विकसित की गई है, उसने उसको बढ़ावा दिया। तो दूसरा प्रश्न है कि प्लूटो के रिपब्लिक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रिपब्लिक का मुख्य उद्देश्य उन तत्वों की खोज करना है जो मानव को उत्तम बनाने में सहायक होते हैं, जिससे मानव समाज में रहकर न्याय सिद्धांत द्वारा उस उच्च आदर्श की प्राप्ति कर सके जिसके वह योग्य है। तो ये प्लूटो का रिपब्लिक का जो मुख्य उद्देश्य था उसका यही उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 3 है कि प्लूटो के आदर्श राज्य की कोई दो विशेषताएं। तो उसमें पहली विशेषता है दार्शनिक वर्ग का शासन होना चाहिए वहाँ पर, और दूसरी है स्त्री व पुरुष को समान अधिकार देने चाहिए। ये दो विशेषताएं हैं प्लूटो के आदर्श राज्य की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्लूटो द्वारा लिखी गई दो पुस्तकों के नाम लिखिए। तो प्लूटो की जो दो पुस्तकें, एक तो रिपब्लिक है और दूसरी है लॉज। इन दो पुस्तकों का नाम आप जरूर से याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आ सकती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि न्याय के परंपरावादी सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। तो न्याय एक मानवीय क्षमता अर्थात एक ऐसी वस्तु है जिसे मनुष्य अपनी इच्छानुसार प्राप्त कर सकता है और जिस पर अपनी इच्छानुसार चल सकता है, वही न्याय होता है। तो ये न्याय की परिभाषाएं आपको याद रखनी है दोस्तों, ऐसी परिभाषाएं इस विषय में पूछी जाती है। तो अगला प्रश्न है रिपब्लिक की विषय वस्तु क्या है, या फिर प्लूटो के रिपब्लिक कितने भागों में विभक्त है, नाम सहित आपको बताना है। तो ये 5 विभक्त जो 5 प्रकार है प्लूटो के रिपब्लिक के। तो उसमें पहला है आध्यात्मिकता, दूसरा है न्याय, तीसरा शिक्षा व्यवस्था, चौथा स्त्रियों की संपत्ति और 5वां है आदर्श राज्य। ये 5 रिपब्लिक के विषय वस्तु है, आपको इनको भी याद करना है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, प्लूटो के अनुसार कार्यगत विशिष्टीकरण क्या है। तो इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कार्य को कर सकता है जिसके लिए वह उपयुक्त हो। ये तो सबको पता, आपको भी पता है, अगर जो काम आपसे होता है तो आप वही कर सकते हैं, दूसरा आप कैसे कर सकते हैं। तो खैर अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8। हम चलिए ये रहा प्रश्न नंबर 8 कि प्लूटो के साम्यवाद का अर्थ क्या है। तो प्लूटो ने साम्यवाद किसे कहा है। तो इसका मतलब यह है, यह एक नवीन सामाजिक व्यवस्था है जिसमें शासक वर्ग परिवार एवं व्यक्तिगत संपत्ति का त्याग कर देता है, यही साम्यवाद होता है। अगला प्रश्न है प्लूटो के साम्यवाद के कोई दो आधार बताइए। तो प्लूटो का पहला जो साम्यवाद का आधार है वो पहला मनोवैज्ञानिक आधार और दूसरा राजनीतिक और सामाजिक आधार। प्रश्न नंबर 10 है प्लूटो की शिक्षा योजना में परीक्षाओं का क्या महत्व है। प्लूटो के अनुसार परीक्षाएं विद्यार्थी की मानसिक क्षमता का मापदंड का सर्वोत्तम साधन है, इन्हीं के आधार पर विद्यार्थियों के भावी जीवन की दिशा निर्धारित की जा सकती है। प्रश्न नंबर 11 है अरस्तु के अनुसार क्रांति का क्या अर्थ था। तो अरस्तु ने क्रांति को क्या मतलब निकाला है वो हमें बताना है। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ संविधान या शासन परिवर्तन से था, ये इसका अर्थ था। तो प्रश्न नंबर 12 है अरस्तु के क्रांति के कितने प्रकार बताए हैं अरस्तु ने। तो अरस्तु ने क्रांति के 5 प्रकार बताए हैं। पहला आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति, दूसरा रक्तपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति, या तीसरा है विशेष के लिए क्रांति, किसी विशेष कार्य के लिए क्रांति, चौथा है व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति, 5वां है वैचारिक क्रांति। ये 5 क्रांति अरस्तु ने बताई है। प्रश्न नंबर 13 है वैचारिक क्रांति किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये जो 5 प्रकार बताए हैं अरस्तु ने, इन सब की आपको परिभाषा एक बार देख लेनी है। इनमें से कोई भी क्रांति पूछी जा सकती है, जैसे यहाँ पर इसने पूछ ली वैचारिक क्रांति। तो जब किसी देश के भाषणकर्ता अपने भाषणों के द्वारा राज्य में क्रांति ला देते हैं तो इसे वैचारिक क्रांति कह देते हैं। तो जैसे विचारों से जो क्रांति उत्पन्न होती है उसे वैचारिक क्रांति कहते हैं। तो उसके बाद अगला प्रश्न है अरस्तु ने क्रांति के क्या कारण बताए हैं। तो अरस्तु के अनुसार जो क्रांति के कारण है, मुख्य कारण है अन्याय, दूसरा घृणा का भाव, तीसरा श्रेष्ठ बनने की भावना, चौथा स्वार्थपरता, 5वां जातीय विभिन्नता और छठा राजनीतिक वर्गों में असमानता या अपमानजनक भावना। ठीक, तो ये अरस्तु के क्रांति के भरपूर कारण अरस्तु ने बताए। प्रश्न नंबर 15 है
अरस्तु ने क्रांति को रोकने के क्या उपाय बताए हैं? तो अरस्तु ने कानून के प्रति आस्था, ये पहला उपाय बताया। दूसरा, शासक वर्ग पर नियंत्रण। तीसरा है राज्य अधिकारियों के शीघ्र तबादले। और चौथा है नागरिकों की चेतावनियाँ। और पांचवा, भ्रष्टाचार तथा अन्याय की समाप्ति। ये सब 5 कारण आप लिख लेते हैं, तो सारे कारण आपको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, अरस्तु द्वारा राज्य की उत्पत्ति का मूल क्या माना गया है, मानता है? अरस्तु राज्य की उत्पत्ति का मूल क्या मानता है? तो अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का मूल परिवार को मानता है वह। तो अन्य एक परिवारों के योग से गांव का निर्माण होता है तथा कई गांवों के सहयोग से राज्य का निर्माण होता है। यही राज्य की उत्पत्ति का मूल है, यानी कि परिवार। तो प्रश्न नंबर 17 है, अरस्तु के राज्य सिद्धांत की कोई 5 विशेषता बताइए। राज्य एक शिक्षण संस्था, ये पहली विशेषता है। दूसरी है राज्य एक व्यक्ति के ऊपर है। तीसरी विशेषता है अनेकता में एकता, राज्य के एक अनेकता में एकता। और तीसरा है राज्य मानव विकास का चरम बिंदु है। चौथा, राज्य परिपूर्ण जीवन का संगठन है। और पांचवा, राज्य में कानून की संप्रभुता है। प्रश्न नंबर 18 है, अरस्तु ने आदर्श का क्या स्वरूप बताया है? तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर हो जाएगा, अरस्तु के अनुसार राज्य को एक ऐसा राजनीतिक संगठन होना चाहिए जो हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए, चाहे वे दार्शनिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, पूर्णत्व और आनंदपूर्ण जीवन की उपलब्धि के लिए उपयुक्त हो। तो यह अरस्तु के अनुसार आदर्श होता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के आदर्श राज्य की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो राज्य की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जहां वायु का प्रवेश, आवागमन की सुविधा और सुरक्षा की अनुभूति हो, वही आदर्श राज्य कहलाएगा अरस्तु के अनुसार। प्रश्न नंबर 20, अवकाश से अरस्तु का क्या तात्पर्य है? तो अवकाश का मतलब भी अरस्तु ने लगाया, जिस प्रकार युद्ध का लक्ष्य शांति है उसी प्रकार श्रम का लक्ष्य अवकाश है। यह अरस्तु का कहना है अवकाश के संदर्भ में। प्रश्न नंबर 21, अरस्तु ने दासों के 2 भेद क्या बताए? तो अरस्तु ने जो दास के 2 दास बताए, वो एक तो प्राकृतिक दास और दूसरा कानूनी दास। प्रश्न नंबर 22, अरस्तु के अनुसार प्राकृतिक दास कौन से हैं? अरस्तु का मत क्या है कि जो लोग जन्म से, बुद्धि से अथवा मानसिक शक्ति से वंचित है वही प्राकृतिक दास है। और अरस्तु का अगला प्रश्न है अरस्तु से संबंधित कि अरस्तु कानून को सर्वोच्च क्यों मानता है? तो अरस्तु का विश्वास है कि यथार्थ जगत में केवल साधारण लोगों का ही शासन पाया जाता है, अतः व्यवहारिक दृष्टि से विधि का शासन ही सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने सुधारात्मक न्याय का क्या काम बताया है? तो सुधारात्मक न्याय का काम है अनुपातिक समानता को भंग न होने देना। इस प्रकार सुधारात्मक न्याय व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अधिकारों से अतिक्रमण से रोकता है। लास्ट प्रश्न है आज के वीडियो का, अरस्तु द्वारा सरकारों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो अरस्तु ने कई प्रकार से सरकारों का वर्गीकरण किया है। पहला राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, और तीसरा कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, मध्य जनतंत्र और जनतंत्र। जो सरकारों का तंत्र होता है उसमें आपको लिख देना। तो कुल 100 प्रश्न है दोस्तों ऐसे शॉर्ट लाइनर, जिसके मैं 25-25 करके 4 वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ और जल्दी जल्दी से आपको ये प्रश्न करने वाला हूँ। तो आपने आज के वीडियो में देखा कि सारे प्रश्न अरस्तु से संबंधित थे, तो मेरा मानना है कि आप अरस्तु से संबंधित एक निबंधात्मक प्रश्न पढ़ लीजिए। उसने जो राज्य के लिए जो भी विचारिक उसके विचार है वो आप पढ़ लीजिए, ताकि आपके निबंधात्मक भी आप कर सकते हैं और शॉर्ट लाइन भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।